बच्चा आज हम इस लेक्चर के अंदर मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023 टू 24 का 11th के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, केमिस्ट्री के पेपर को। हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन बी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपको क्या बोलता है। इफ द velocity of the electron in Bohr first orbit is 2.19 into 10 raised to the power 6 meter per second, calculate the de Broglie wavelength associated with it। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछता है, आपको पक्का पढ़कर जाना है अगर किसी को नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या दिया है कि बोर फर्स्ट ऑर्बिट आपके पास है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी आपको गिवन है, लिख लेते हैं। वेलोसिटी कितनी है, 2.19 इंटू 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकेंड आपके पास है। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब आपको लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे बोलता है एच आपको गिवन है, जो आपको यूज करना है 6.63 इंटू 10 raised to the power 34 जूल सेकेंड आपको यूज करना है। साथ में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे दिया है, 9.1 इंटू 10 raised to the power -31 kg है, ये आपको यूज करना है और आपको लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखो बच्चों, आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा है, वो किसके इक्वल होता है, एच बाय एम वी के इक्वल आपके पास होता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, तो लैम्बडा किसके इक्वल है, एच बाय एम वी के इक्वल है। अब ध्यान से देखो, एच आपको गिवन है, एम आपको गिवन है, वी आपको गिवन है। बस आपको क्या करना था, अगर आपको फॉर्मूला पता है, आप सबकी वैल्यूज को पुट करते और लैम्बडा यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देखो एक बार सॉल्व करते हैं फटाफट से। लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी आपके पास, लैम्बडा की वैल्यू छोटा करते हैं। लैम्बडा की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 raised to the power 30 -34 अपॉन में क्या है, मास है 9.1 इंटू 10 raised to the power -31 है, इंटू वेलोसिटी देखो कितना है, 2.19 इंटू 10 raised to the power 6 है। आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो आप न्यूमेरिकल इस वैल्यू को तो आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। लैम्बडा क्या है, 6.63 अपॉन में 9.1 इंटू में 2.19। मैं इसको सॉल्व करना बताती हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। 10 raised to the power -34, इधर 10 raised to the power -31 इंटू 10 raised to the power 6 आपके पास है। तो देखो, अगर जब भी हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 10 की पावर समथिंग, 10 की पावर इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं। मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, 10 की पावर -31 प्लस में 6 हो जाएगा। मतलब 10 की पावर कितना बनेगा, माइनस में 25 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके पास, अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं, 10 की पावर -34 अपॉन में 10 की पावर -25, तो आपके पास क्या बनेगा, 10 की पावर -34 अगर डिवाइड करते हैं तो आपके पास साइन क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो क्या होगा, माइनस माइनस ऑफ 25। ठीक है, 10 की पावर a अपॉन 10 की पावर b है, वो 10 की पावर a माइनस b के इक्वल होता है। और अगर 10 की पावर a मल्टीप्लाई 10 की पावर b होता है, तो 10 की पावर a प्लस b के इक्वल होता है। ये मैथमेटिकल रूल है। तो यहाँ पर डिवीजन में है तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। अब माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास कितना होगा, +25 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, आपके पास 9 माइनस का 9 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, आपके पास जो भी आंसर आएगा, लैम्बडा की वैल्यू आपके पास 6.6 अपॉन में 9.1 इंटू 2.1, आपके पास इंटू में क्या होगा, 10 raised to the power -9 मीटर आपके पास होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको जिसने नहीं लिखा है वो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना बेटा। ठीक है, ये h बाई एम बी आपके पास है। ये क्यों हैंग हो गया, हाँ, ये देखो बेटा, एक बार साथ के साथ कॉपी पेन लेकर बैठना है ताकि आप मेरे साथ में इसे सॉल्व कर लें पेपर को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर
17th का और का पार्ट है वो हमें सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको क्या बोलता है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर फॉर द प्रोसेस। आपके पास हीलियम पॉजिटिव आपके पास है, गैसियस एटम है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है आपके पास, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट हुआ है, हीलियम+2 में कन्वर्ट हुआ है। आपको क्वेश्चन के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट की दे रखी है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम आपको दी गई है, और आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। अब देखिए एनर्जी का जो फॉर्मूला आपके पास होता है nth ऑर्बिटल के लिए, वो -2.18 इंटू 10⁻⁻8 इंटू Z²/n² आपके पास है। ठीक है, अगर मुझे आयनाइजेशन के प्रोसेस के लिए अगर मैं बात करती हूँ, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा ई की वैल्यू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू में Z²। एन को कैसे लिखते हैं, 1/n² फाइनल में से n1² आपको माइनस करना होता है, 1 ये साइन को यहाँ पर लिख लीजिए माइनस, इस तरह से आपके पास फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, कैलकुलेट द एनर्जी, आपके पास द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब आपके पास क्या है कि n1 की वैल्यू आपके पास 1 है। ठीक है, n1 क्या है, आपके पास 1 है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, n2 क्या है, वो आपके पास क्या है, इन्फिनिटी आपके पास है। बस आपको वैल्यूज को पुट करना है, डेल्टा ई क्या हो जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻8 इंटू में आपके पास देखो z आपके पास है, z क्या हो जाएगा, आपके पास 2 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में क्या है, n2 इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर आपके पास है, इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 4 आपके पास हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी आपके पास कितनी होती है, 0 होती है आपके पास। ठीक है, जीरो आपके पास है, माइनस में क्या है, 1 आपके पास है, तो यहाँ पर आपके पास -1 आ जाएगा, इसको हटा रही हूँ। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करो आपके पास। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 2 बनेगा, 7 बनेगा, यहाँ पे 8 बनेगा, इंटू 10⁻18 जूल पर एटम आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है बेटा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। डेल्टा एनर्जी निकालनी है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंटू में Z² अपॉन में n² है, n2² माइनस में n1² है, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, तो n1 आपके पास 1 होगा, n2 आपके पास इन्फिनिटी है। बस आपको इसको सॉल्व करना है और आपको एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आई होप आप इसको कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की बात की गई थी। अगला जो आपसे डेफिनेशन पूछा गया है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी आपके पास लगी है, वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उल्टा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो एनर्जी आपके पास होती है, उस वो वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन लिख ही लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18th का भी आंसर देखिए, मेंशन वन similarity in the behavior of beryllium and aluminium to show that they show the diagonal relationship। आपको बताना है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम के अंदर, कोई भी बेरिलियम और एल्यूमिनियम इन दोनों के बीच की आपको कोई भी सिमिलैरिटी यहाँ पे लिखना है। आप बोल सकते हो जैसे आपके पास एल्यूमिनियम है, वैसे ही जो बेरिलियम है वो आपके पास एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसकी सरफेस पे बात करते हो तो वहां पर ऑक्साइड की प्रेजेंस आपके पास रहती है, इसी वजह से एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। तो आप एक सिमिलैरिटी आपको लिखनी थी, वो सिमिलैरिटी आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपको आती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, आंसर आप कैसे लिखोगे, इसका आंसर ऐसे लिखोगे, लाइक एल्यूमिनियम बेरिलियम इज नॉट रेडिली अटैक्ड बाय द एसिड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बोलता है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट।
फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको नीचे एक रिएक्शन दी है, लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास प्रोडक्ट में बनता है, लेड सल्फेट और वाटर आपके पास बनता है। अब देखो लेड है, सिंपल आपके पास सिंगल एटम है, चार्ज कितना बनेगा, 0 बनेगा। अब राइट साइड में क्या है, लेड सल्फेट है, मतलब लेड के ऊपर कितना चार्ज है, +2 है, इधर कितना है, -2 है। देखो आपको सल्फेट यहाँ H2SO4 को देख के घबराना नहीं है बेटा। आपके पास क्या है, H2SO4 के अंदर आपके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है, सल्फेट पे -2 चार्ज है। वाटर के अंदर भी देखो आपके पास कितना है, +1 चार्ज है, इधर -2 चार्ज, और सल्फेट पे कितना है, -2 है। तो देखो प्रोटॉन पे +1, सल्फेट पे -2, दोनों पे सेम है, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, या तो आपके पास लेड हो रहा है या फिर आपके पास क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड आपके पास हो रहा है। तो अभी अभी हमने देखा कि लेड के ऊपर चार्ज 0 है, लेड सल्फेट के ऊपर के अंदर लेड के ऊपर चार्ज है वो +2 है। इसका मतलब 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, और ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका मतलब जो आपके पास लेड है वो क्या हो रखा है, ऑक्सीडाइज हो रखा है। ठीक है, और हमें पता है जो ऑक्सीडाइज होता है वो किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज में लेड आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर भी क्या आएगा, लेड आएगा। और क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है लेड आपके पास ऑक्साइड है वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। तो अगर रिड्यूस्ड जो होता है वो कैसे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो इन दोनों के आंसर में क्या आ जाएगा, लेड ऑक्साइड आपके पास आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20th की तरफ चलते हैं। 20th में बोलता है इन 3 मोल्स ऑफ द इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कार्बन एटम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इथेन आपके पास। ठीक है, एक बार देखो आपके पास क्या दिया गया है बेटा, आपको यहाँ पर इथेन दिया गया है, मतलब C2H6 आपके पास दिया गया है। ठीक है, कितना है, 3 मोल आपके पास दिया गया है। आगे ये कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कार्बन एटम। अब ध्यान से देखो, आपको कार्बन एटम के मोल निकालने हैं। अगर मैं एक मीथेन की बात करती हूँ, आप सिंपल C2H6 की बात करो, एक C2H6 के अंदर आपके पास कार्बन एटम कितने हैं, 2 हैं। तो आप क्या बोलोगे, 1 मोल ऑफ C2H6 कंटेन 2 मोल ऑफ कार्बन एटम। सही बात है। ठीक है, अब अगर 3 मोल आपके पास हैं C2H6 के, तो आपके पास कार्बन के कितने मोल होंगे, 2 × 3, मतलब कितने कार्बन एटम होंगे, 6 कार्बन एटम होंगे। मतलब क्या होगा, 6 मोल ऑफ कार्बन एटम आपके पास होगा। यही आपको निकालना था। तो 20th का ए का सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 मोल हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखो, सेकंड ऑप्शन में पूछता है आपसे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द इथेन कितने होंगे। ठीक है, इसे ध्यान से देखो, आपके पास इधर देखो, अ, आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेसिकली पूछ रहा है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखो आपके पास C2H6 है, कितने मोल है, 3 मोल है। ठीक है, अगर मैं 1 मोल C2H6 की बात करती हूँ, 1 मोल C2H6 के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, मतलब Na आपके पास होंगे। ठीक है, आप लिख भी सकते हो 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। और अगर आपके पास 3 मोल दिया गया है, तो 3 के अंदर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मतलब 3 × 6.023 इंटू 10⁻, या 2 भी कर सकते हो, 23। तो कितना हो जाएगा, 18.066 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला है मॉल कंसेप्ट का, आपके पास सबसे पहले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं हम लोग, 1 मोल इक्वल टू मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मोलर मास, इक्वल टू क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर एटम दिया होता है तो 1 मोल एटॉमिक नंबर के मास के इक्वल हो जाता है, और नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल हो जाता है। आयन दिया होता तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ आयंस आपके पास आ जाते। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20th हमारे पास हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21st की तरफ। अ, इसको डिलीट ही कर देते हैं। हाँ, अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन अगले 22nd क्वेश्चन के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 22 देखो आपके पास क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आपके पास अ कंपाउंड कंटेन 4.07 परसेंटेज हाइड्रोजन, 24.27 परसेंटेज कार्बन, 71.65% क्लोरीन, इट्स मोलर मास इज 98.96, वट इज इट्स इम्पेरिकल एंड द मॉलिकुलर फॉर्मूला। मतलब इम्पेरिकल फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, और जब भी हम इम्पेरिकल फॉर्मूले वाला क्वेश्चन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल के अंदर सबसे पहले क्या लिखा जाता है, एलिमेंट लिखा जाता है। अब देखो कौन कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, तो यहाँ लिखो कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। इसके बाद देखो आगे क्या होता है, जो भी आपको परसेंटेज दिया जाता है, परसेंटेज दिया जाता है। अब देखो आपके पास हाइड्रोजन कितना है, 4.07 है, आपके पास कार्बन कितना है, 24.27 है, और आपके पास क्लोरीन कितना है, 71.65 आपके पास था, ठीक है। परसेंटेज लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, एटॉमिक मास यहाँ पर हम लिखते हैं, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 आपके पास होता है, ठीक है। ये काम करने के बाद हमें क्या निकालना होता है, हमें मोल्स निकालने होते हैं, मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालना होता है। अब वो कैसे निकलते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज अपॉन में क्या होता है, एटॉमिक मास। तो क्या बनेगा, 24.27 अपॉन 12, 4.07 अपॉन में 1, 71.65 अपॉन में 35.5, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24, पॉइंट में 0, 12 दूनी 24 मतलब 2.02 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 4.07 आएगा। इधर भी देखो 35, 35.5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 71 आएगा, 2 फिर 0 पे जाएगा, 65 है तो फिर से क्या जाएगा, आपके पास अराउंड 2 आपके पास जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको जैसे ही हमारे पास आता है, उससे हम क्या निकालते हैं, सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकालते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट मोलर रेशो में क्या करते हैं, जो सबसे छोटी क्वांटिटी होती है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। अब देखो सबसे छोटी क्वांटिटी क्या है, 2.02 है, इसको 2.02 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2.02 से मल्टीप्लाई किया, इसे भी 2.02 से आपने मल्टीप्लाई किया। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर क्या आ गया, 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 to 2, मतलब आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो हो गया, 1 2 और 1 हो गया आपके पास। तो यहाँ पे 1 to 1 है, इसका मतलब कार्बन 1 है, हाइड्रोजन आपके पास 2 है, क्लोरीन आपके पास कितना है, 1 आपके पास है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CH2Cl आपके पास बन गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल लो, अब तो लगे हाथ, ठीक है। कैसे निकलेगा, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, आपके पास क्लोरीन कितना है, 35.5 है, क्या बनेगा आपके पास, 0.5 इधर, 35 और 2 37, 37 और 12 कितना है, 49। तो आपके पास 49.5 ग्राम क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला मास हो गया, ठीक है। अब देखो जब हमें एन की वैल्यू निकालनी होती है, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला मास अपोन में इंपेरिकल फॉर्मूला मास करते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अंदर, वापस क्वेश्चन में जाओ, इंपेरिकल फॉर्मूला मोलर मास कितना दिया है, 98.96 दिया है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आया है, 49.5 आया है। मल्टी डिवाइड करो, कितना बनेगा, 2 बनेगा। इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी बन गई, 2 बन गई। अगर एन एन की वैल्यू 2 आपके पास बन गई, एन की वैल्यू अगर आपके पास 2 बन गई, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या बन गया, एन मल्टीप्लाई में इंपेरिकल फॉर्मूला, तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई CH2Cl, मतलब C2H4Cl2 आपके पास क्या बन जाएगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। समझ आया। तो ये आपके पास क्या है, इंपेरिकल क्वेश्चन, इंपेरिकल फॉर्मूले का क्वेश्चन है, हमेशा ऐसे ही आपको निकालना है। आगे बढ़े बेटा, आपको अगर आपने मिड टर्म के कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर लिया ना, तो आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी इस बार के पेपर के अंदर बैठने की और उसको अच्छे से सॉल्व करने की, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या बोलता है, हाउ मेनी सबशेल आर एसोसिएटेड विद द n = 4।
सब शेल के लिए n इक्वल टू 4। देखो अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 से 4, आपके 0 से l माइनस 1 होता है ना, 0 टू n माइनस 1, मतलब 0 1 2 3 आपके पास बनेगी। ठीक है, आपके पास इनको गिनो, 1 2 3 4, टोटल कितनी बनी, 4 सब शेल आपके पास बने। ठीक है, n की वैल्यू अगर 4 है तो l क्या होता है, 0 टू n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो 0 1 2 3 होगा, मतलब टोटल 4 सब शेल्स आपके पास रहेंगी। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सब शेल हैविंग ms वैल्यू ऑफ -2 फॉर द n इक्वल टू 4। देखो ध्यान से, यहाँ बच्चे एक बड़ी गड़बड़ करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 23 के बी पार्ट को, आपके पास क्या दिया गया है, ms की वैल्यू -1/2 दी गई है। इसके लिए आपको n इक्वल टू 4 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, 2n स्क्वायर निकालते हैं। अब n की वैल्यू 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 चुके 16, 16 दूनी कितना हो गया, 32 हो गया। अब देखो अगर ये जो निकलता है वो आपके पास टोटल के लिए निकलता है, जहां पर ms की वैल्यू प्लस माइनस हाफ होती है, लेकिन यहाँ पे ms की वैल्यू सिर्फ एक के लिए पूछा है, माइनस हाफ के लिए पूछा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे आधे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ पर आधा करना आप लोग भूल जाते हो, तो आंसर जो आपके पास बनेगा वो कितना बनेगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बनेंगे। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। कॉपर 2 के लिए आपके पास कॉपर के लिए क्या बनता है, 3d10 4s1। आगे क्या आता है, आर्गन आपके पास आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक 4s में से जाएगा, एक d में से जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, आर्गन 3d9 आपके पास बनेगा। यही आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हर पेपर में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा पूछी जाती है। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोमियम और कॉपर के लिए। ठीक है, वो आपको ध्यान में आनी चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा एक बार रब कर लेते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास क्या कहता है, 24 के अंदर ड्रॉ द शेप ऑफ डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। देखो डी ऑर्बिटल्स की शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है। देखो अगर मुझे डी एक्स वाई की निकालनी है तो ये एक्स ये वाई, तो इन दोनों के बीच में ये शेप बनती है। ठीक है, अगर मुझे डी वाई जेड की बनानी है तो एक को वाई लिख लो, एक को जेड कर लो, इसके बिटवीन द एक्सिस आपको बनाने हैं ऑर्बिटल्स। लेकिन अगर डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बनाना है तो ये एक्स ये वाई, इस पे क्या होगा, एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल्स आपके पास आएंगे। ठीक है, ये आपके पास शेप बनेगी एक्सिस के ऊपर। तो आपसे डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की पूछी गई थी। डी जेड स्क्वेयर की याद है, ये जेड होगा बीच में, इस तरह से आपके पास शेप बनती है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट आपके पास है। देखिए क्या कहता है, a 100 watt bulb emits monochromatic light of the wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photon emitted per second by the bulb. देखो इसने क्या बोला है, वोट दिया है, मतलब आपको क्या दिया गया है, पावर दी गई है, कितनी है, 100 वोट आपके पास है। इसको क्या लिख सकते हैं, वोट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, आपके पास आगे क्या बोलता है, वेवलेंथ आपको दी है 400 नैनोमीटर, मतलब लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी है, 400 नैनोमीटर है। आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स का मतलब है आपसे एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना पूछता है। देखो आपसे कैसे निकलेगा, पावर आपको दिया है, लैम्डा आपको दिया है, तो जब आप पावर लैम्डा इसको देखते हैं तो आपके पास पावर का मतलब क्या है, इतना जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड का मतलब क्या है, आपके पास एनर्जी बेसिकली आपको दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप फॉर्मूला क्या लिखते हो, E इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा। याद रखना, E इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा। अब देखो E कितना है, 100 दिया गया है, एन आपको फाइंड आउट करना है, एच की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, आपको दे भी रखी है क्वेश्चन के अंदर, 6.63 इंटू 10 to the power -34 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड। ठीक है, सी क्या होता है,
स्पीड ऑफ लाइट मतलब 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अपोन में आपके पास क्या है, लैम्डा है। लैम्डा कितना है, 400 नैनोमीटर है। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, क्या बनेगा, 400 इंटू 10⁻⁻9। आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब देखो एन की वैल्यू को अगर मैं फाइंड आउट करूंगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर लिख देती हूँ, ये सारी टर्म इधर चली जाएंगी, मतलब 100 मल्टीप्लाई 400 इंटू में 10⁻⁻9 अपॉन में 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यूनिट रहेगी वो पर सेकेंड आपके पास रहेगी। ठीक है, आंसर क्या होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको बताऊंगी सही है या गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अगला क्वेश्चन देखिए, 25th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 25th क्वेश्चन बोलता है, राइट द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 t 1 to 10 ns 0 to 2 ये आपके पास होती है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन बी का बोलता है, यूज द पीरियोडिक टेबल टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ए ग्रुप विच दोज एलिमेंट शो द वैलेंस 2 and 6। 2 और 6 किसकी होती है भाई, ध्यान करो, 16th ग्रुप की। 16th ग्रुप कौन सा होता है, ऑक्सीजन फैमिली वाला। ऑक्सीजन की अगर आप बात करते हो, आपके पास क्या होता है, NS2 NP4 आपके पास होता है। या तो क्या करेगा, 4 और 2 6, आपके पास 6 करेगा, या तो 6 को देने की टेंडेंसी रखेगा, या 6 में से 2 को लेके टोटल ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने की टेंडेंसी करेगा। तो वैलेंसी क्या होती है, 2 और 6 आपके पास होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर 16 आ जाएगा। अगला देखो, अ मेटल विच कैन फॉर्म अ प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला mx। क्या बोला इसने, अ मेटल विच कैन फॉर्म अ प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड। कोवेलेंट हैलाइड कौन बनाता है, देखो मेटल लिखा है, नॉन मेटल नहीं लिखा है, इस बात का ध्यान रखना। तो मेटल में सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, लिथियम आपके पास रहेगा। LiX मतलब मेटल आपके पास क्या है, लिथियम आपके पास है। ठीक है, इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा 25th के बाद 26th क्वेश्चन।